हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। रेलवे की जो साइंस सीरीज़ चल रही है इस पे आप सभी का वेलकम है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक और वन लाइनर जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका दूसरा वीडियो आज शूट हो रहा है। आप सभी पेन पेपर ज़रूर उठा लीजिए क्योंकि जितने भी आपके पास वन लाइनर हैं वो आपकी कॉपी में ज़रूर लिखे होना चाहिए और थोड़ा सा हम डिटेल में भी लेके चल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका विज्ञान क्या होती है, तो भाई इसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। कल हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होती हैं टर्म्स, किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है संरचना और क्रियाकलाप। उसके बाद पुरकिंजे द्वारा सन 1839 में जीव द्रव जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसका नामकरण किया गया था। प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म हमारी कोशिका के निर्माण में या कोशिका के जितने भी अध्ययन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे चलते हैं। जीव द्रव एक तरल क्या होता है? जीव द्रव तो एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, इसके बिना जीवन असंभव है। इसलिए मैंने बोला आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जीवन असंभव है। प्रोटोप्लाज्म का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें लगभग 75 से 85% जल होता है, 10 से 20% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। जीव द्रव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कोशिका द्रव जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके बाद केंद्रक प्लस जिसे हम न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के जीव द्रव हमें याद रखना है। कौन कौन से भाई? कोशिका द्रव, उसके बाद केंद्रक द्रव। ठीक है, तो जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा वाला आपके पास टाइप हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोशिका द्रव कोशिका में केंद्रक एवं झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक और झिल्ली के बीच कौन सा रहता है? कोशिका द्रव रहता है। केंद्रक द्रव कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है, तो कोशिका केंद्रीय द्रव जो आपके पास होता है वो कहाँ रहता है भाई? तो आपके पास न्यूक्लियस में रहता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। तो आप कोशिका की किसने खोज करी थी? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक। ये कई बार पेपर में सवाल आया है कि कोशिका की खोजकर्ता कौन है, तो आपको रॉबर्ट हुक याद रखना है। हुक 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 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई की यदि हम बात करें, राइट, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई की यदि हम बात करें तो वो आपके पास होती है सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स पे सवाल बदल जाता है, नाम बदल जाता है, इसलिए आपको ध्यान से सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, कोशिका की खोज की थी कौन सी? जीवित और मुक्त। ठीक है, जीवित और मुक्त सबसे प्रथम नाम किसने दिया था? हुक ने दिया था। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित और मुक्त कोशिका की खोज की थी। तो दोनों सवालों में अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे, राइट, ऑर्चिड एग जिसे हम कह सकते हैं कि कोशिका सबसे बड़ी होती है। यदि सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, उसके बाद तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होती है। यदि आपसे सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो आपको तंत्रिका तंत्र बताना, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं। उसके बाद स्पर्म कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। तो देखो 3 कोशिकाएं आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी कौन सी है भाई? तो ऑर्चिड का अंडा, ऑर्चिड एग जिसे हम कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी यदि आप याद रखें तो तंत्रिका तंत्र जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और उसके बाद सबसे छोटी की बात करें तो स्पर्म। ठीक है, चलो, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे चलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कल हमने पढ़ चुके हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कोशिका को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक। ये याद रखिए नाम, प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 भागों में विभाजित की जाती है। अब प्रोक्रियोटिक क्या होता है? जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, राइट, न्यूक्लियस अविकसित होता है
हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। जहां केंद्रक अविकसित रूप में होता है, राइट, अविकसित रूप में होगा तो आप उसे क्या बोलोगे, प्रो। देखो प्रो का मतलब पहले, पहले मतलब कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई है, हम आगे जाके करेंगे, हम ऐसे भी हिंट रख सकते हैं याद। प्रो मतलब पहले, पहले मतलब इन डेवलपिंग स्टेट, राइट, डेवलप नहीं है, तो न्यूक्लिया यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब यूकैरियोटिक क्या होता है भाई, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक सुविकसित होता है। सुविकसित मतलब पूरा वेल डेवलप्ड हो जाता है, ये यहाँ पे वेल डेवलप्ड हो जाता है यूकैरियोटिव, राइट। आफ्टर भी हम कह सकते हैं, मतलब जब सब कुछ हो गया उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो हम सारे डेवलप्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम चलें, ये क्या हो रहा है भाई, प्रोकैरियोटिक संयुक्त रूप से होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम भी मैंने आज ऐड कर लिया, मैं चाहता था कि भाई थोड़ी चीज़ आपको प्रैक्टिकली भी समझा दी जाए, ठीक है। तो ये एक सेल का डायग्राम मैंने बनाया हुआ, ये एनिमल सेल रखी है हमने, ठीक है ना। ऐसी आपके पास ये जंतु सेल है, ऐसी पादप सेल भी होती है जिसे हम प्लांट वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास एक सेल है, ये सेल की बाउंड्री है, ये पूरी की पूरी सेल बाउंड्री है, ये इसका बीच में जो लिखा है वो न्यूक्लियस है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, राइट, इसे हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, राइबोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी वैक्यूलस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूलस है, उसके बाद लाइसोसोम है, ये सारे इसके पार्ट हैं। एक पर्टिकुलर जो सेल आपके पास होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें पढ़ना है आगे की स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। क्रोमोप्लाज्म होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्रोमेटिन होता है, उसके बाद रफ डेवलप एंडोप्लाज्मिक रेक्टम होता है, राइट। ये तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास इसके अंदर होती हैं। इसको ध्यान से आप अपना नोट कर लें और बारी बारी से चीज़ों को याद कर लें। आगे चलते हैं हमारे मेन कंटेंट पे। देखिए अभी हम जिस कोशिका की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, गोल्जिकाएँ, फिर उसके बाद तारकाएँ, कोशिका झिल्ली, लवक, अंतःद्रव्यीय, जलिका केंद्र आदि कोशिका के मुख्य भाग हैं। ये कोशिका के मुख्य भाग कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन क्रिया को संपादित करना है, राइट, इंपॉर्टेंट है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपके पास श्वसन क्रिया को संपादित करना है, मतलब उसको संचालित करना है, राइट, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया में वायु की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, ध्यान रखिए। इसमें हमारी जो एयर है, राइट, वायु की उपस्थिति में भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी बॉडी, जैसे मान लो आप दौड़ लगाते हो, राइट, तो दौड़ लगाते हो आपको एनर्जी आती है, पसीना आता है, राइट, तो भाई ये एनर्जी कहाँ से आती है, जब हमारा कोई अंग काम कर रहा है तो एनर्जी आएगी। तो ऐसे ही जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है आपके भोजन को विखंडित करने में, तो भाई ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो भाई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वह एटीपी के रूप में संचित रहती है। अब एटीपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा भाई, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यदि नहीं पता तो सुन लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस द सेल क्यों कहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारे भोजन को वायु की उपस्थिति में विखंडित करती है, तोड़ती है, तो उससे जो ऊर्जा जनरेट होती है उसे एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, और ये स्टोर्ड एनर्जी को हम जनरली क्या बोलते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो भाई इतनी बड़ी कहानी आपको ध्यान रखना है, ये छोटे से पैराग्राफ में कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर आपके पास क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलो आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर है, चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत तेज़ तो नहीं हो रहा है, यदि तेज़ हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख लो, और स्लो चल रहा है तो भाई फास्ट फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि वन लाइनर का मतलब ही यही है कि हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके सीधे सीधे उसके फैक्ट पढ़ते जा रहे हैं। सीधा फैक्ट वाली ये क्लास आप मान के चल लीजिए।
वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेहनत को सपोर्ट करना है आप सभी को। आगे चलते हैं लाइसोसोम। अभी हमने माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा जाना, अब हम चलते हैं लाइसोसोम के बाद। अभी हमने डायग्राम में ये सारे नाम देखे भी थे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, राइट, जिसे हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कभी कभी अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है। ये इतना महान मतलब चीज़ है अंदर अपने बॉडी के अंदर, ये कभी कभी कोशिका कोई खा जाता है, मतलब जो है उसी को खा रहा है, अपने वाले को निपटा दे रहा है, राइट। हाँ, तो इसे हम बोलते हैं आत्महत्या, सुसाइडल बैग। आगे चलते हैं राइबोसोम। ध्यान सुनिए, लाइसोसोम पढ़ा, अभी हम राइसोसोम पढ़ रहे हैं। राइसोसोम को प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जिसे कहते हैं, से बनी रचनाएं होती हैं जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट एक और सवाल होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा राइबोसोम को कहते हैं, राइट। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं भाई, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं सर, राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। ये भी एक सवाल अच्छे खासा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वन लाइनर है, फैक्ट हैं, सीधे सीधे अपनी कॉपी में छाप लीजिए। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं भाई, लाइसोसोम को कहते हैं, राइट। प्रोटीन फैक्ट्री किसके कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। लाइसो राइवो, लाइसो राइवो, लाइसो राइवो, याद कर लीजिए। थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ याद हो जाएगी, और साथ साथ में आप लिखते भी चलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है 4 गुना तेजी से आप वो चीज़ें याद कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलें। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति क्या होती है भाई, जो सेलुलोज की बनी होती है, और ये सिर्फ पादप, पादप मतलब पेड़ पौधों में, ठीक है, मनुष्यों में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है, ये पादप में पाई जाती है। ये कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने में काम करती है। जैसे कोई पेड़ है वो ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ रहा है भाई, कुछ पेड़ जो है वो ज़मीन पे बिछ जाते हैं, कुछ पेड़ों की शाखाएं सीधी चली जाती हैं, उसकी शाखाएं गिरती नहीं हैं। जैसे बरगद का पेड़ तो बहुत लंबी लंबी शाखाएं होती, तो भाई ये सारे जो कारनामे हैं वो सारे के सारे कारनामे हमारे कोशिका के थ्रू होते हैं, ये आपके पास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद गोल्जी काय क्या होता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य स्वदिष्ट, जिसे हम पैकेजिंग मतलब इकट्ठा करना, राइट। संग्रहण, जिसे हम स्टोरेज कह सकते हैं, राइट। श्रावण मतलब सीक्रेशन, जिसका मतलब निकालना बोल सकते हैं। गोल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है, राइट। डिक्टियोसोम कहा जाता है कहाँ पे, पौधों में, गोल्जी काय को, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप ध्यान से। आगे चलते हैं। गोल्जी काय, और भी इसमें हमारे वर्क हैं। गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। तो भाई कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ये हम कहते हैं किसको सर, ये कहते हैं हम गोल्जी काय को। किसको कहते हैं भाई, ये कहते हैं हम लोग गोल्जी काय को। याद रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो सारे बच्चे। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद गोल्जी काय का प्रमुख निर्माण स्थल ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड है। मुख्य निर्माण स्थल कहाँ है, इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये वाला पॉइंट भी। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ये बात याद रख लीजिए। उसके बाद हम करते हैं तारक काय, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इंग्लिश वाला नाम इसका आसान है, सेंट्रोसोम, जिसे हम बोलते हैं तारक काय। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब पादप में नहीं होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड, जिसे हम कोशिका झिल्ली को लिपिड कहते हैं, लिपिड की बनी होती है। ये लिपिड फास्फोग्लाइसराइड के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लवक जिसे हम लिपिड कहते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अब लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से याद रख लो, ये बहुत बार पेपर में देखने को मिला है, क्योंकि कोशिका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला है हरित लवक, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद अवर्णी लवक, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और एक होता है वर्णी लवक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, क्रोमोप्लास्ट हो गया, उसके बाद हो गया ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोफिल, आपने नाम सुना होगा, राइट, पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक है क्लोरोफिल। उसके बाद आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मतलब आपके पास
अवर्णी लवक, और लास्ट होगा वर्णी मतलब क्रोमोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्ट आपको ध्यान रखना है, जिसे हम लवक या लिपिड कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हरित लवक हरे रंग का होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो हरित लवक आपके पास है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें पर्ण हरित पाया जाता है। हरित लवक को पादप कोशिकाओं की रसोई भी कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट, ये शब्द है जो है ना, ये रसोई हो गया, राइट, सुसाइडल बैग हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, ये जो नामकरण है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, ये जो नाम है ना इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ये नाम से ही सीधा सवाल आएगा रेलवे में, है ना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, सीधा आंसर आएगा और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे और आगे चलते हैं। अब उसके बाद वर्णी लवक, वर्णी लवक सेकेंड वाला आपने अभी देखा था, राइट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, लो सॉरी, ये तो आपके पास ठीक है, हाँ। वर्णी लवक पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न रंग के लिए उत्तरदायी है, राइट। जैसे कच्चे टमाटर के पकने पर लाल हो जाता है क्योंकि हरित लवक वर्णी लवकों में परिवर्तन हो जाते हैं, राइट। कोशिका द्रव में पाई जाने वाली चपटी नलिका सदृश रचनाएं अतः प्रद्रव्य जलिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, को कोशिका में अंतःझिल्ली तंत्र बनाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। अब ज़्यादा इतना डिटेल में ना जाके हम इसको थोड़ा सा बस 3 लवक आप पढ़ लें, जैसे हमने पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाए। क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट जिसे आवर्णी कहते हैं, और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, कौन कौन से भाई, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मेरे साथ साथ बोलो एक बार, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलरफुल, राइट, ल्यूको मतलब अनकलर, ऐसे भी बोल सकते हैं जो कलरलेस होता है आपके पास। ठीक है, चलो भाई, तो बस इतनी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर, इसमें ज़्यादा अंदर ना जाएं। अब आगे चलते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये प्रोटीन संश्लेषण में स्वतः ही सिक्रिट हो जाते हैं। केंद्रक के बारे में पढ़ लो। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, ये कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है, राइट। रॉबर्ट ब्राउन, ये इंपॉर्टेंट एक वैज्ञानिक और आगे, इसको अपनी कॉपी में फिर से अपना एक हेडिंग बना के लिख लो। अच्छा देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जितनी चीज़ें आपके दिमाग में जाती जा रही हैं, राइट, उसको तो बिल्कुल अपने दिमाग में रख ही लो। ठीक है ना। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक बार तो हमें पहले पूरी किताब पढ़ना होती है, फिर हम उसमें से इंपॉर्टेंट छांटते हैं। तो यहाँ भी वीडियो में यही हो रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से मार्क कराई जा रही हैं, सो दैट आप सारी चीज़ों को ना पढ़ते हुए सिर्फ एक बार सारी चीज़ें पहले सुन लें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अलग से कॉपी में लिख लें, जैसे मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। ये देखो भाई, केंद्रक की खोज की थी। अब सन याद करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। यूपीएससी एमपीपीएससी पढ़ रहे हो तो हो सकता है सन के बारे में पूछ भी लें, राइट। फिर उसके बाद गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम याद रख लीजिए, गुणसूत्र कम आएंगे, है ना। डीएनए क्षारीय हिस्टोन प्रोटोन का बना होता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसकी गुणसूत्रों, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, कि कुल संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसे हम 46 कह सकते हैं। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यदि हम जोड़े की बात करें तो 23। तो बोल देगा सर जो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको 23 आंसर लगाना है। या बोल देगा सर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र क्रोमोसोम साम बात बराबर है, तो आपको 46 याद रखना, उसका दुगना। ठीक है, जोड़े का मतलब 2 होता है, तो भाई इसका डबल हो जाएगा वो। अब डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए कहते हैं, अधिकांश मात्रा में केंद्रक में होता है। ये जनरली हमारे न्यूक्लियस में होता है, जो डीएनए। आपने पता होगा कई बार हम डीएनए की जांच कराते हैं यदि कोई चीज़ हमारी संदिग्ध पाई जाती है तो। डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर फैक्ट्री कहते हैं ना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तथा क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के गुणों या लक्षणों को संतान में पहुंचाने का कार्य करता है। यदि आपको पता करना है कि ये संतान किस इंसान की है या इसी माता या पिता की है, तो उसका डीएनए टेस्ट करा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा सर ये संतान किसकी है, राइट।
आगे चलते, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, राइट। ये एक टाइप की शर्करा है, ठीक है, जिसे हम शुगर कह सकते हैं। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन होते हैं। इसके मेन जो घटक हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन होते हैं। डीएनए द्विकुंडलित संरचना है। आपने डायग्राम एक ऐसा देखा होगा बचपन में, साइंस जब पढ़ी होगी, साइंस जब आपने पढ़ी होगी तो ऐसा एक डायग्राम देखा कि नहीं देखा, कितनों ने देखा। इसे हम द्विकुंडली संरचना कहते हैं, राइट। बाई हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नाम होता है डीएनए इंग्लिश में, राइट। मतलब स्ट्रक्चर की बात करें, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों के फुल फॉर्म जरूर याद करें, पेपर में बहुत बार देखने को मिले भी हैं। तो भाई इसे बोलते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ये दोनों जगह होता है, वो लेकिन केंद्रक में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ केंद्रक में होता है, ये केंद्रक को केंद्रक द्रव में भी आपके पास पाया जाता है। ये बात याद रख लोगे, बोलो यस और नो। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं होगी? आगे चलें, आगे चलते हैं। इसमें राइबोसोम शर्करा होती है, राइट। इसमें बेस थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, ध्यान रखिएगा, बेस थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। यहाँ पे थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए एकल कुंडलित संरचना है। 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिचाउ ने कोशिका विभाजन को देखा था। उसके बाद ये कुछ विभाजन हैं, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री, राइट। ये आपके पास अलग अलग तरह के विभाजन हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है साइंस में अभी तक हमने जितने चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट, और कहीं ना कहीं हम सेल बॉडी के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, राइट, प्रीवियस में काफ़ी सारी चीज़ें। तो जो 1 बाय 1 वीडियोस आपके पास आ रहे हैं 15 से 20 मिनट में, जो हम वीडियो का प्रयास कर रहे हैं ख़त्म करने का, राइट, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर रहता है, लेकिन आप अपनी स्पीड के हिसाब से यूट्यूब को एडजस्ट कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ शेयर करें। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें, रोज़ाना आपको ऐसे और अनोखे अनोखे वीडियो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो तक इंतज़ार रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।